दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। ठीक है। टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे चलता है, ठीक है, क्या चीज़ है जो रिएक्शन को चलाता है, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, कोई भी रिएक्शन है तो उसमें डेफिनेट तरीका होता है प्रोडक्ट बनने का, ठीक है, तो उस डेफिनेट तरीके को हम यहाँ पे मैकेनिज्म कहेंगे। अब जैसे मैकेनिज्म है तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी आती होंगी जिससे हम मैकेनिज्म को आसानी से समझ सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, ये हमको इसमें मिलेगा इंटरमीडिएट, और फिर प्रोडक्ट। ठीक है, जब एक सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है और ये काफी कम समय के लिए बनता है, या यूं कहे तो रिएक्शन के दौरान ही बनता है और रिएक्शन के दौरान ही ये खत्म हो जाता है। तो ये एक जनरल आउटलाइन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। हम लोग 9th-10th में क्या पढ़ते थे कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हमने एक कैटलिस्ट डाला और कैटलिस्ट डालने के बाद हमको क्या प्रोडक्ट मिल गया। तो उसी रिएक्शन को ये थोड़ा एडवांस फॉर्म में किया गया है, ठीक है, या यूं कहे तो उसी रिएक्शन को ये थोड़ा ओपन करके दिखाया गया है कि जो हमारा रिएजेंट है, सॉरी, जो हमारा रिएक्टेंट था 10th में, ठीक है, रिएक्टेंट जिसे कहते थे उसे हम अब सबस्ट्रेट कह रहे हैं और रिएजेंट कह रहे हैं, और जो कैटलिस्ट था वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अब जाके बना रहा है और तब जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक, अब हम इसमें तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? ठीक है, सबस्ट्रेट बेसिकली क्या है? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड टूटना है, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द ओल्ड bonds break and the new bond formation हेलो, हाँ सर। जा रहा है आवाज? हाँ। ठीक है, एक मिनट होल्ड करेंगे थोड़ा। देखो, वापस से फिर लिखना पड़ेगा, नेटवर्क खराब रहने पे ना यही सब होता है। सबस्ट्रेट क्या है? ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अभी रानी एंटर की, ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल whose old bonds breaks and new bond formation takes place, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास रिएजेंट।
अभी रिएजेंट क्या है, तो अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अगर टूट रहा है, या यूं कहे तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड अगर तोड़ना है तो कुछ तो होना चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो रिएजेंट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, ठीक है। तो द स्पीसीज और इसी को स्पीसीज रखते, द स्पीसीज which attacks on the substrate molecule for breaking of old bonds is called reagent। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। अभी इंटरमीडिएट क्या है, तो ये वो चीज है, ये वो अनस्टेबल चीज है जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है और रिएक्शन के बीच में ही ये खत्म हो जाना चाहिए। It is an unstable species that is formed during the chemical reaction for the formation of products। ठीक है, इंटरमीडिएट वो हिस्सा है रिएक्शन का जो क्या करता है, रिएक्शन के दौरान बनता है, और यही वो चीज है जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में काम आता है। तो मैं वापस से इस रिएक्शन को लिख रहा हूं। सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, ये हमको देगा इंटरमीडिएट, और उससे हमको मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट रिएजेंट मिलके हमको इंटरमीडिएट मिलेगा, इंटरमीडिएट से हमको मिलेगा प्रोडक्ट। तो इन सब तीनों का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है जो आपके नोट्स में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है तीनों चीज? हाँ सर। देखिए, रिएजेंट जो है ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, रानी समझ में आया? यस सर। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, Br2 से इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो Br2 से जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, तो वो इस तरीके का दिखना चाहिए। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इसके साथ पहले एक Br आएगा। ठीक है, देखो हमेशा जो भी रिएक्शंस हैं उस रिएक्शन में एक एक इंटरमीडिएट्स आके ऐड होते हैं, ऐसा नहीं कि सारा का सारा एक बार में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एक Br ऐसे ऐड होगा, इसके ऊपर माइनस साइन, इसके ऊपर प्लस साइन, फिर इससे हमको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको CH2 या ऐसे लिखते हैं CH2, फिर CH2, एक Br इसके साथ और एक Br इसके साथ।
ठीक है, तो इस जगह पे ये मेरा कहलाएगा सबस्ट्रेट, ये हो गया सबस्ट्रेट। ठीक है, देन ये हो जाएगा रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है तो ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल हो, देखो अगर अनस्टेबल नहीं होगा तो ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, या हम डायरेक्टली ये कहेंगे कि जो यहाँ पे इंटरमीडिएट मुझे बनता हुआ दिख रहा है, अगर ये स्टेबल है मतलब यही प्रोडक्ट बन जाएगा। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर बन रहा है तो ये जाहिर सी बात है अनस्टेबल होना चाहिए, और तब जाके हमको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो ये जो फाइनली ऑब्टेन्ड हमको हुआ है ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एग्जांपल क्लियर यस है? सर। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड का टूटना। अभी देखिए बॉन्ड का जो टूटना है वो दो तरीके से बॉन्ड टूटता है। ठीक है, एक तो सेम एटम्स हो तब, एक डिफरेंट एटम्स हो तब। तो बॉन्ड क्लीवेज को हम जनरली दो टाइप से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा होमोलाइटिक और एक होता है हेट्रोलाइटिक। ठीक है, इस बॉन्ड क्लीवेज को हम बॉन्ड फ्यूजन भी कहते हैं। तो एक हो गया होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और क्लीवेज CLEAVAG। ठीक है, ये एक टाइप का क्लीवेज हो गया। दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक। ठीक है, तो दो टाइप के बॉन्ड फ्यूजन है, होमो और हेट्रो। होमो हम कब यूज करते हैं? जब सेम टाइप के एलिमेंट्स हों, सेम टाइप के एटम्स हों, तब यूज करेंगे। हेट्रोलाइटिक कब यूज करेंगे? जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो तब यूज करेंगे। मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स और एटम्स की जगह मैं एलिमेंट्स यूज करता हूँ, एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व और यहाँ पे when different types of elements are involved। ठीक है, ये दो टाइप्स के फ्यूजन है, दो टाइप्स के बॉन्ड टूटने का तरीका है। सबसे पहले हम होमोलाइटिक देख लेते हैं, फिर हेट्रोलाइटिक देखेंगे। फर्स्ट और ये है सेकंड। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन कब होगा। अब देखो मैंने लास्ट टाइम आपको एरोज बताया था कि एरोज कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उन एरोज को अब हमको यहाँ पे काम आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जब आप नोट्स लिखोगे, ठीक है, जब ये मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा तो आप सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट का पूरा लिख लोगे तब आप सेकंड में लिखोगे। ठीक है, मैंने यहाँ आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का दिखा दिया है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं Cl2। ठीक है, तो Cl2 को हम कैसे दिखा सकते हैं? इस तरीके से, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्लोरीन। तो ये इस जगह पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा
और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी इनका जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन जो है वो बेसिकली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में लेते हैं। द बॉन्ड फ्यूजन इज बेसिकली involves इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आता है तो देखो कि सपोज कीजिए हमने इसको थोड़ा सा हीट दिया, तो थोड़ा हीट देने से क्या होगा, ये बीच का जो बॉन्ड है ये टूटना चालू हो जाएगा। अब चूंकि दोनों क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक। अब बॉन्ड टूटेगा तो क्यों टूटेगा भाई, क्योंकि हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं इस वजह से। तो दोनों के पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या दो कोई किसी को अपना एक्टिविटी, क्या कोई किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? बिल्कुल भी देना नहीं चाहेगा। उस कंडीशन में क्या हमको देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको यहाँ पे एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और जो दूसरा क्लोरीन है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पहले का जैसा इलेक्ट्रॉन था वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कोई भी बॉन्डिंग में नहीं है इस वजह से, ठीक। तो हमको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कह लीजिए, एक सॉरी इंटरमीडिएट नहीं, हमको यहाँ पे एक रीएजेंट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो देखो एक चीज कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट दिखा फाइनली, ये हमारे क्या दिखा रहा है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये हो जाते हैं अनस्टेबल, ठीक है, और इन्हीं को हम कहते हैं रीएजेंट। तो रीएजेंट जो है वो हिस्सा है जो सबस्ट्रेट को अटैक करता है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये इसको सबस्ट्रेट को अटैक करेगा, और किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसे अटैक करेगा। अब यहाँ पे जो रीएजेंट जनरेट हुआ है इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल, इज नोन एज फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल कहने का मतलब है कि इस जगह पे रेडिकल का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज हमको देखने को मिला है, इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। CH4 प्लस Cl2 ये हमको देगा CH3 प्लस HCl, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए CH4 मीथेन जो है जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या, एक सेकंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, एक चीज छूट गया है, यहाँ पे Cl आएगा, ठीक है। तो जब इसे हम हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CH3Cl और HCl, ठीक है। तो इस जगह पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो Cl2 है ये ब्रेक होता है किसमें, तो Cl डॉट प्लस Cl डॉट में, मतलब फ्री रेडिकल हमको मिलेगा। कैसे, तो इसे हम हीट करेंगे हमको फ्री रेडिकल मिलेगा, और यही फ्री रेडिकल CH4 के साथ रिएक्ट करता है। तो ये एक जो है इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, CH3Cl, और जो H बाहर निकलेगा उसके साथ यहाँ पे हमको ये Cl देखने को मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। रानी तुमको? यस सर। ठीक।
देखो इसी टाइप के हम काफी सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे H2 में देख सकते हैं, F2 में देख सकते हैं, ठीक है। F2 H2 कुछ भी किसी में भी हम देख सकते हैं। जनरली हर वो एलिमेंट में या एटम्स में देख सकते हैं जो सिमिलर एटम से बना हो, ठीक है, मतलब सेम एटम्स हो, तो हम ये फ्री रेडिकल हमको वहां पे देखने को मिलेगा। तो फ्री रेडिकल बेसिकली है क्या, ये वो रिएजेंट है या इंटरमीडिएट्स है जो तब फॉर्म होता है जब सिमिलर एटम्स ब्रेक करते हैं तब, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है कि हमको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एरोज के बारे में बताया था, एरोज आपको दिखाया भी था। तो इस कंडीशन में क्या, हम एरो अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये ऐसा एक एक हेड वाला, आधा हेड वाला, ऐसा कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। देन सेकंड है हमारे पास हेट्रोलाइटिक, ठीक है। सेकंड हमारे पास हेट्रोलाइटिक है। अभी हेट्रोलाइटिक जो है इसका एग्जांपल देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिखेगा, हेट्रो, देखो जनरली हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम वैसे एग्जांपल्स लेंगे जिसमें कार्बन हो, तो हमको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज दैट टाइप ऑफ bond fission in which there is a difference of electronegativity between the two elements, of the organic compound, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि अभी मान लो हमारे पास CH3Cl है, ठीक है। इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको ऐसा कुछ मिलेगा CH3 प्लस Cl माइनस, ठीक। तो इस जगह पे आप देखो कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाए हुए, तो ये बॉन्ड टूट जाना चाहिए। क्यों टूटेगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ले जाएगा। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कॉन्सेप्ट याद कीजिए। मैंने आपको दिखाया था कि फ्लोरीन जो है वो जिसके साथ जाता है, फ्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाता है। तो फ्लोरीन ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। इस वजह पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उसका काफी ज्यादा होता है। या यूं कहे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ही है। तो यहाँ पे भी क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा होने के कारण क्लोरीन क्या करेगा जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक करने के दरमियान क्या होता है कि क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के लेके जाता है। देखो पिछले वाले रिएक्शन में मैंने आधा एरो दिखाया था, यहाँ पे फुल एरो दिखा रहा हूँ, ठीक। तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्लोरीन pulls the electron that is both of carbon also,
ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हमको देखने को मिलेगा कि कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन घट गया है और क्लोरीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला आया। तो क्लोरीन का पूरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्लोरीन के, तो उसके ऊपर माइनस साइन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन घट जाने की वजह से इसके ऊपर चला आएगा प्लस साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नया रिएजेंट जनरेट हुआ है जिसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बोकैटायन। ठीक है, ये एक नया रिएजेंट है। कार्बोकैटायन का बेसिक डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि वैसा कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ या नीचे लिख दे रहा हूँ। कार्बोकैटायन, it is a type of reagent which is electron deficient, showing a positive charge। ठीक है, ये वो कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जिसमें हमको एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। देखो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ। ठीक है। चलिए इसके बाद हम थोड़ा स्टेबिलिटी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस का मतलब क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन, उनको कार्बन की कमी सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो जो भी उसे इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको स्टेबल ज्यादा बनाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे इसको देखिए, मेरे पास ये एग्जांपल्स हैं कार्बन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक R लिखूंगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। ठीक है, फिर यहाँ पे R डैश, ये R, और यहाँ पे H। फिर लिखेंगे R, R डैश, और यहाँ पे R डबल डैश। ठीक है, अभी R क्या है, R डैश क्या है, R डबल डैश क्या है। तो R जो है ये आपका CH3 होगा। ठीक है, उसके बाद R डैश एंड R डबल डैश। ठीक है, इसमें this may be CH3 or any other methyl, sorry my मिथ लिखा गया, मिथाइल ग्रुप, सॉरी मिथाइल नहीं, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर या तो आर, आर डैश, आर डबल डैश, ये तीनों एक हो सकते हैं या फिर तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। मैं एक जगह CH3 लिख दूं, एक जगह C2H5 लिख दूं, एक जगह C3H7 लिख दूं, तो तीनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए। अब देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि उसमें जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप को हम जनरली कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ड्यू टू हाइपर
conjugation, the methyl group is known as electron donating ग्रुप। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की वजह, देखो ये हाइपर कंजुगेशन हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। हम जब कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस वगैरह हो गया, तो वहां पे हम हाइपर कंजुगेशन भी देखेंगे। फिलहाल आप इस पॉइंट को याद करके रखिए या ध्यान में रखिए कि मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के काम में आता है। ठीक है, अब डोनेट करने के काम में आता है तो इस जगह पे देखो, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोकैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का उस पर कमी होगा। तो इस जगह पे देखो एक आर ग्रुप है, पहला वाला में, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1, ये नंबरिंग कर दे रहे हैं 2, और ये हो गया 3। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर ग्रुप है, मतलब एक ही अल्काइल का ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सेकंड वाले में देखिए इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तीसरा वाले में क्या है? 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये तीनों इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक, अब एक सिंपल सा भाषा में समझिए कि कार्बन जो है वो है लेनदार। ठीक है, मतलब जिसको कर्ज चाहिए। ठीक है, तो अगर एक ही साहूकार होगा और एक ही लेनदार होगा तो होगा क्या कि साहूकार अपने मर्जी के हिसाब से उसको कर्ज देगा। लेकिन जहां पे कर्ज देने वाले की संख्या ज्यादा हो और कर्ज लेने वाले की संख्या कम हो, तो कर्ज लेने वाला भाव खाता है। ठीक है, देने वाला क्या कहता है? अरे लेके जा, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, लेके जा लेके जा। ठीक है, तो सेकंड वाले कंडीशन में क्या है कि इसके पास, सेकंड वाले कंडीशन में क्या है, इसके पास 2 आर है, एक आर है एक आर डैश है, तो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। उसी तरीके से हम जब तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है, आर डैश और आर डबल डैश, तो यहाँ पे तीन लोग मौजूद हैं कार्बन को कर्ज देने के लिए। तो इस कंडीशन में जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी था वो इलेक्ट्रॉन्स भरना आसानी हो जाए। कार्बन क्या करेगा? किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है बारी बारी से, एक बार आर से लेगा, एक बार आर डैश से लेगा, एक बार आर डबल डैश से लेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा कार्बन का किसके पास होगा? तो थर्ड डिग्री कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो इस तरीके से बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये है 3 डिग्री कार्बन, ये है आपका 2 डिग्री कार्बन, और ये है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, और इससे अगर नीचे जाएं तो इससे नीचे हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे CH3। तो स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल ग्रुप का। इसको हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटीज एज रिप्रेजेंटेड बिलो, या फिर इसको मैं ऐसे यहीं पे लिख देता हूं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर यहाँ पे CH3 प्लस, ऐसा। क्लियर है स्टेबिलिटी? हाँ सर। दोनों को देखो, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कि कार्बोकैटायन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो शॉर्ट नोट जो होता है वो शॉर्ट नोट आपको कम से कम 1.5 पेज का होना चाहिए। तो 1.5 पेज में आपको क्या करना होगा कि इसका क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये सब बताना पड़ेगा, और तब जाके आप दिखा सकते हो कि कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल रहता है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एसिडिटी पूछेगा कि कार्बोकैटायंस में एसिडिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा। तो जो जितना स्टेबल होगा उसमें एसिडिटी उतना कम हो जाएगा। ठीक है, प्लस चार्ज जितना ज्यादा, एसिडिटी उतना ज्यादा देखने को मिलता है।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। ठीक। इसके बाद एक नया बॉन्ड फ्यूजन आता है जिसमें हमको एक नया चीज देखने को मिलेगा। देखो, हम दोनों जगह पे एक ही चीज बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन एक और तरीके का पाया जाता है। अब हम बात कर लें एक ऐसा एग्जांपल, जैसे CH4 है। CH4 है अगर, तो CH4 में क्या दिखता है हमको, अगर मान लीजिए मैं इसे हीट कर रहा हूँ, तो इस जगह पे कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगा हाइड्रोजन से। here here the electronegativity value of carbon is more than the electronegativity of हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, देखो मैं इतना बड़ा लाइन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इसको जनरली शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, EN जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का शॉर्ट फॉर्म है, तो EN ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन EN ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप एग्जाम में ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी जब ये ब्रेक होगा, देखो जब इसको हम ब्रेक, जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो कोई भी एक बॉन्ड टूट सकता है। अब कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, साथ साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच के लेके जाएगा अपने तरफ। इसीलिए यहाँ पे मैंने फुल हेडेड एरो दिखाया है। ठीक है, फुल हेडेड और हाफ हेडेड होता है, तो फुल हेडेड एरो यहाँ मैंने दिखाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को हमको मिल रहा है। तो जो हमको इंटरमीडिएट मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। चूंकि कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो इसके वजह से कार्बन के ऊपर एक माइनस साइन आएगा, और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, एक प्लस साइन। तो इस जगह पे जो रीएजेंट हमको देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, देखो स्पेलिंग में फर्क है, वहां पे हमने कार्बोकेटायन लिखा था, यहाँ पे कार्ब एनायन लिखते हैं। ठीक है, नाम का स्पेलिंग का फर्क है, इस चीज को ढंग से देखेंगे लिखेंगे। कार्ब एनायन क्या है, वैसा वैसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। इट इज ए टाइप ऑफ reagent in which the carbon has a negative charge। ठीक है, ये वैसा रिएजेंट का टाइप है जिसमें कार्बन का नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, देखो मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप बोर्ड, जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये बोर्ड प्लस जो नोट्स आपको मिलेगा, दोनों को मैच करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो मैं नोट्स दूंगा वो परफेक्ट नोट्स है, कुछ एडिट करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है यहाँ बोर्ड पे तो वो भी आप लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पेज भरने का ही आपको पैसा मिले, सब सॉरी पैसा नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, पेपर भरोगे तो आपको नंबर मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे कार्बन आयन? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन 2। ठीक है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में हमने कार्ब कैटायन दिखाया था, कार्बोकैटायन वो पहला था, और ये है हमारा दूसरा। तो इसको नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको 2 का 1, ठीक है 2 का 2।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोनों को? अरे एक तो गायब हो गई, यस सर। दीपिका कहाँ गायब हो गई? नेटवर्क पता कट गया। नहीं सर। चलो ठीक है, आज क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट्स लिखिए, हम नोट्स आपको सेंड कर देंगे, नोट्स लिख लोगे और जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लासेस सर में और पूछेंगे। परसों जो क्लास हुआ, क्या बाबू? सर परसों जो क्लास हुआ था उसका नोट्स। परसों जो क्लास हुआ था ना, वो ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखे, हाइब्रिडाइजेशन हुआ था और एरोज दिखाए थे। ठीक है, एरो कैसे लिखते हैं तो देखो ग्रुप में हम डाले हुए हैं शायद, अब रुको एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, दीपिका का रिचार्ज खत्म हो गया इसलिए कट गया, मैसेज किया। देखो परसों जो क्लास लिए थे ना वो ग्रुप में डाला हुआ है, एक बार चेक कर लो, हम नोट्स भी डाले हैं। ठीक है, ठीक है सर। 4 पेज का ये है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक।